नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया। अब कहीं मत जाइए, अगले 5 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। पल पल का अपडेट, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आगे बढ़ें उससे पहले बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का आयोजन है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके मंत्रिपरिषद को शपथ ग्रहण करवाएंगी। सहयोगी दलों के कई सांसद भी प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेंगे। अब बड़ा दिलचस्प आज का दिन इसलिए रहने वाला है क्योंकि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन मंत्रिमंडल से आउट हो जाएगा, इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी बहुत मजबूती के साथ एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ना सही, लेकिन एनडीए को मजबूत बहुमत भारत की जनता ने दिया, मतदाताओं ने दिया है। और इसके बाद एक बड़ा मकसद जो लेकर चले थे शुरुआत से, एक रिकॉर्ड है। पंडित नेहरू के बाद में नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे शख्स होंगे जो लगातार 3 टर्म तक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आपको दिखाई देंगे। और तीसरा टर्म उनका अब शुरू होने वाला है, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत होने जा रही है उनके शपथ ग्रहण समारोह के साथ। देश का सौभाग्य है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग सर। मोदी जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। बस विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं है। जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो 2 बार पीएम, 4 बार चीफ मिनिस्टर के पद और गोपनीयता की शपथ। चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार, जिनकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और उसके बाद 2014, 2019 में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ले चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि मिनट टू मिनट डिटेल्स भारत एक्सप्रेस आपको दे ही रहा है, ये 7 तस्वीरें, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 24 साल में 7वीं बार शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में भी सुने जाएंगे। 7:15, उसकी तैयारी, व्यापक तैयारियां की गई है। दिल्ली में आप जाएंगे, लुटियंस की तरफ जाएंगे, खासी तैयारियां वहां पर की गई है दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, क्योंकि साथ की साथ लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया दिल्ली वासियों ने। इसके अलावा बनारस में भी खासी तैयारी की गई है, जगह जगह बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेंगे तो प्रोजेक्टर्स के जरिए वहां पर और भी तमाम लोग, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, आम जनता, अब संभावित चेहरे तो हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले कौन कौन से नेबर फर्स्ट पॉलिसी की बात प्रवीण जी प्रधानमंत्री ने हमेशा की है और कहीं ना कहीं हर शपथ ग्रहण में सबसे पहला न्योता अगर कहीं गया तो पड़ोसी राष्ट्रों को ही गया। इसमें मोहम्मद मोइज्जू जो हैं मालदीव के, ये सबसे दिलचस्प नाम है क्योंकि जब ये राष्ट्रपति बने थे उस समय पर ये काफ़ी बातें होने लगी थी कि भारत के साथ संबंध, क्योंकि चाइना की तरफ इनका झुकाव बड़ा ज़्यादा रहता है, और प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के संबंध, ये क्यों भारत के और मालदीव के संबंध और प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के संबंध जब मैं कहता हूँ तो मालदीव के साथ में विशेष एक अनुग्रह, विशेष एक जोड़ पिछले राष्ट्रपति के साथ में देखने को मिला था। और जब मोइज्जू आए तो ये लगा कि जो है मामला उतना मजबूती से नहीं चलेगा, लेकिन भारत ने कई ऐसे कदम उठाए जिसके बाद ये रिश्ते मजबूत भी हुए और मालदीव को भी समझ में आया
कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो जो मुइजू आ रहे हैं ये काफी उत्साहित करने वाली बात है। आ चुके हैं, तस्वीरें भी वो लगातार भारत एक्सप्रेस ने दिखाया। तो मुइजू का आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है। सारे मेहमान आ चुके हैं, अब तो सभी लोग पहुंच चुके हैं। शेख हसीना उससे पहले आ चुकी हैं। बांग्लादेश हमारा एक अच्छा पड़ोसी भी है, और दूसरा बांग्लादेश को लेकर अगर हम महत्वपूर्ण बातों को रखें तो गारमेंट के सेक्टर में जिस तरह दुनिया में अपनी साख बनाई है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांग्लादेश के लिए भारत बहुत ज़रूरी है। तो भारत को भी एक मजबूत नेबर के तौर पर, पड़ोसी के तौर पर बांग्लादेश की आवश्यकता पड़ती है। आप सारे नेबर्स को देख पा रहे हैं, चाहे समुद्री सीमा से लगने वाले नेबर्स हों, चाहे फिर सीधे सीधे हमारी सीमाओं से लगने। इसमें सिर्फ एक नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, और हम जानते हैं कि उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की सुरक्षा, इससे खिलवाड़ करता रहा है। फिर पीओके का मुद्दा है। हालांकि भारत ने बहुत स्पष्ट किया है कि हम सभी पड़ोसियों से अपने बड़े मजबूत रिश्ते चाहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण दिन, 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े पद की शपथ लेते आपको दिखाई देंगे। इससे पहले 4 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पर सफलतापूर्वक उन्होंने अपने टेन्योर को पूरा किया, और ये तीसरा टेन्योर प्रधानमंत्री के तौर पर उनका शुरू होने वाला है। यानी स्टेट हेड के तौर पर कुल 7 बार उन्होंने ये शपथ ग्रहण की है, और ये तीसरी बार के जो मंत्री संभावित चेहरे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ ही कौन कौन हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद में किस किस चेहरे को जगह मिली है, ये तस्वीरें राव इंद्रजीत सिंह, मनसुख मंडाविया साहब, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल। देखिए, घंटी बजने का दौर कल देर रात से ही शुरू हो गया होगा। अर्जुन मेघवाल, अनुप्रिया पटेल, हरदीप पुरी, ये वो चेहरे हैं जो काफी मजबूत माने जाते हैं, प्रधानमंत्री के भी काफी करीबी माने जाते हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि इन लोगों के रिपोर्ट कार्ड पर भी पैनी नजर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जिस तरीके से अपने मंत्रालयों में इन लोगों ने काम किया, जिन योजनाओं को लेकर जो केंद्र से योजनाएं चली, इनके विभागों ने किस तरीके से उसको इंप्लीमेंटेशन करने का काम किया, इस पर भी प्रधानमंत्री की पैनी नजर रही। जी हाँ, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। और देखिए, अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, बहुत कयासों का बाजार नहीं है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आपके जहन में आते होंगे। जैसा एक बड़ा मुद्दा जिस दिन से नतीजे आए चल रहा है कि सरकार कितनी मजबूत रहेगी। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि क्या जो 2 टेन्योर रहे हैं उसके मुकाबले कई बड़े यूसीसी है, ऐसे कई बड़ी बातें हैं जिनको चुनाव के दौरान भी रखा गया, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर अब कितना असर पड़ेगा, खासतौर पर तब जब अग्निवीर को लेकर जनता दल यूनाइटेड की एक टिप्पणी आती है। बड़ा सुंदर पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, बहुत ही अनुभवी नेता जुड़ेंगे, जानकार जुड़ेंगे। इनमें सुमैया राणा हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, कई बार इस मंच के जरिए अपनी बात रखती रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमैया जी। और रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रत्नाकर जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ में आप अजय वर्मा जी को देख रहे हैं, मुखरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय जी। तो शुरुआत अजय जी आपसे ही करते हैं। अब ये तो तय हो गया, मोदी 3.2 एक बार फिर मजबूती के साथ शपथ लेते दिखाई देंगे नरेंद्र मोदी, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि तीसरी बार सरकार भी बना ली है, और जो मकसद था प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर स्थापित करना, वो उसमें भी सफल हुए। डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि नरेंद्र मोदी जी को और उनके गठबंधन के 42 दलों को बधाइयां कि देश में वो सरकार, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि एक स्थिर सरकार बने और अच्छी चले, क्योंकि अब ये सरकार NNN की हो गई है। पहले ही सरकार 2014 से 1N की थी, एक नरेंद्र मोदी, अब ये NNN, नायडू, नीतीश और नरेंद्र, तो NNN की सरकार है। और इतिहास गवाह है नरेंद्र मोदी जी का तो भी, और नायडू जी का भी, और नीतीश जी का भी। तो ये इनका अपना विवेक है और अपना निर्णय है कि भाई सरकार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, चूंकि इनके पास बहुमत है, आंकड़ों का खेल है, और लोकतंत्र में आंकड़ों का ही खेल माना जाता है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं सुबह से शाम तक, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कल, मैं एक उनका वो सुन रहा था, 2 दिन से कह रहे थे कि मित्रों, कल को बहुत सारे चैनलों पर या बहुत सारे लोग नकली लिस्ट देंगे मंत्रिमंडल की, उस लिस्ट को लिस्ट ना माने, जो मेरे साइन से लिस्ट आएगी उसे लिस्ट माने। अब मैं नरेंद्र मोदी जी को विश्वास करूं या देश के जो चैनल हैं जिन्होंने मोदी जी को 400 पार दिखाया था, भविष्यवाणी की थी, एग्जिट पोल दिए थे और बड़ी मेहनत करी थी उन्होंने, और संसार में उनकी साख क्या रही पूरा देश ने देखा कि 240 भी किस तरीके से 5 लाख से 5.5 लाख से प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख पर रह गए, और कहां कहां क्या क्या हार गए।
तो अब ये जो नाम चल रहे हैं, मैं इन पे भरोसा करूं या नरेंद्र मोदी जी की कोई और सूची है? तो चलिए, इनका है, जिसको भी बनना है 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कौन होगा कौन नहीं होगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है आपको? हाँ, मैं पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी महिलाओं की हित की बहुत बात करते हैं कि आधी आबादी है, 70 करोड़ है। अच्छा, सरस, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब सर बाइट दे देना। सर तो वो पलट नहीं बोलेंगे। चलो, धन्यवाद, धन्यवाद, देखो सर ने बोल दिया धन्यवाद। काफी करीबी रहे हैं, इस तरीके से कई रिएक्शंस आते रहेंगे। अजय जी, मनसुख मंडाविया जी कुछ कह रहे थे, इसलिए हमें वहां जाना पड़ा। बहरहाल मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेता हूं। रत्नाकर जी, कई बातें कही जा रही हैं, इसमें एक बड़ी अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बाकी मेहमान भी शामिल हो जाएं, उसके बाद में आपकी बात को रखें। सबसे सवाल ले लीजिए, केवल 10 सेकंड। जी, केवल 10 सेकंड। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि स्मृति ईरानी और कंगना रनौत ने बहुत मेहनत करी, राहुल गांधी जी को हराया, लेकिन इन दोनों महिलाओं का नाम मुझे किसी भी मंत्रिमंडल की सूची में या किसी चैनल पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो महिलाओं की आधी आबादी को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। और हाँ, प्रज्वल रेवन्ना के जो चाचा हैं देवेगौड़ा साहब, उनको जरूर प्रतिनिधित्व मिल रहा है, और एक प्रतिनिधि ब्रजभूषण के बेटे को भी मिलना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो पहलवान बेटियों का हाल था, आपने देखा था। तो मेरा अनुरोध था कि इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री देखिए, अभी रत्नाकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपने कहा और प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी सूची पर भरोसा ना करें, तो इस पर तो क्या ही बहुत बात हो पाएगी। लेकिन आपने कई बातें कही, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की है, और साथ ही साथ में आपने इस बार कम सीटें आने का उल्लेख विशेष तौर पर किया है। तो रत्नाकर जी आपको सुन रहे थे। रत्नाकर जी, मैं चाहूंगा कि इस बार विपक्ष के पास में एक ये बड़ा हथियार है कि बीजेपी एक तो पूर्ण बहुमत से नहीं आई, दूसरी NNN की बात बार बार कही जाती है। तो ये कुछ एक मुद्दे हैं जो आपको आने वाले 5 साल काफी परेशान करके रखेंगे, और विपक्ष बार बार इनको अलग अलग मंचों पर उठाता रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा देश की 140 करोड़ जनता को, जो ये ऐतिहासिक पल अभी आज आप लोग देखने जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद जो है कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब भी थे नेहरू जी, 1962 के बाद ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब तीसरी बार लगातार कोई प्रधानमंत्री इस देश का बन रहा है, और वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। और इस ऐतिहासिक पल के लिए जो है यह साक्ष्य है, और बहुत ये हम साक्षी हैं उसके, और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यह दिन जो है वह देखने को मिल रहा है, ऐतिहासिक दिन है। और रही बात जहाँ पे बहुमत की, तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि देखिए, एनडीए का गठबंधन जो है 3 दशक से है, और एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल पहले भी चली है, और 6 साल अटल जी के नेतृत्व में भी सफलतापूर्वक जो 6 साल पूरे किए हैं, 10 साल अभी भी पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से संसदीय दल समिति में जब मीटिंग चल रही थी, उस समय भी कहा कि एनडीए गठबंधन पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा, और एनडीए की सरकार जो है आगे भी आएगी। तो एनडीए सरकार को पूरी तरह से जो है जनता ने बहुमत दिया है, 293 का आंकड़ा है, और निश्चित रूप से 240 जो सीट हमने अकेले बीजेपी ने जो हासिल किया है, वो मैं कांग्रेस के मित्र को कहना चाहूंगा कि वो तीनों जो लोकसभा के परिणाम हैं, इनके 14 के, 19 के और 24 के, ये तीनों को अगर कुल टोटल मिला करके भी देख लें तो 240 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कहना कि ये जो बैसाखी वाली सरकार है, ये NNN की सरकार है, ये बेमानी रहती है। और इन्होंने खुद ही कहा कि कई दलों का गठबंधन है, और अभी सिर्फ 3 नाम गिना रहे। अरे उसमें शिवसेना भी है, उसमें एनसीपी भी है, उसमें तमाम अन्य पार्टियां हैं जिसके सहयोग से जो है यह एनडीए गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन सुचारू रूप से। बिल्कुल रत्नाकर सिंह जी, चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन आप कुछ तस्वीरों का भी जिक्र कर रहे थे। लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आ रही हैं, एक बार वो भी दर्शकों को जल्दी से दिखा देते हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां आप देखिए बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। वहां पर एसपीजी के जवान मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर में, और ये मंच की तस्वीर भी जो हम आपको दिखा रहे थे काफी महत्वपूर्ण है। कई सारी कुर्सियां यहां पर है, और जो लिस्ट लगातार घूम रही है, 40, 42, 43 नाम, कोई कह रहे 60 नाम भी हो सकते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में वहां पर आपने देखा, मुझे लगता है कि इसके लिए रोहित हमको एक बार केएम के पास जरूर चलना चाहिए। हमारे सहयोगी केएम शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये तैयारियां जो चल रही हैं और लिस्ट को लेकर जो पूरा एक आप देख रहे हैं, यहां पर तमाम बयानबाजी होती रहेगी, नाम तभी स्पष्ट होगा जब वहां पर शपथ हो जाएगी। तो केएम, क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि आप लगातार राजनीतिक गलियारों में वहां पर रहते हैं, तो वहां किस तरह की सुगबुगाहट है, कौन से नाम है जो प्रमुखता से देखने को मिल सकते हैं, और कैसा रह सकता है ये शपथ ग्रहण समारोह? और कृष्ण जी, क्या आपके सोर्सेज कह रहे हैं, किस किस की घंटी बज चुकी है अब तक?
दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि इस कैबिनेट में 3 मंत्रियों को ड्रॉप किया गया है। एक अजय भट्ट हैं, दूसरे अनुराग ठाकुर हैं और एक पुरुषोत्तम रुपाला है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि नरेंद्र मोदी NDA 3.0 में 4 मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, HD देवेगौड़ा हैं और जीतन राम मांझी हैं। जो आपने सवाल किया कि घंटी तो तब से बजनी शुरू हो गई लोगों के मन में जब से परिणाम आ गया कि जब इनके 32 मंत्री चुनाव हार गए। अब सवाल यह है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं मंत्री। संख्या बळावर तो खूप अंतर आहे, पण दोन्ही पक्षाला एकच म्हणजे त्यांनी सूचना किंवा ऑफर केली, तो त्याचा अर्थ हे पण समजू नका की काही त्यांच्या मनामध्ये काही एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षामध्ये काही फरक आहे की भेदभाव आहे। फक्त मला एवढंच म्हणायचं आहे की त्यांनी जर सांगितलं की थोडे दिवस थांबा, धीर ठेवा, त्याचा अर्थ हे नाही ना की त्यांनी आम्हाला स्पष्ट प्रफुल्ल पटेल को आप सुन रहे थे। केम सहयोगी दलों का विशेष तौर पर हम जानना चाहेंगे कि सहयोगी दलों में किस किस को सीट मिल सकती है और कितने महत्वपूर्ण पद मिल सकते हैं। देखिए, सहयोगी दल में जो 2 बड़े दल हैं सहयोगी मुख्य तौर पे, अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उनके 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। एक मिस्टर नायडू हैं, गोपाल कृष्ण नायडू, और एक मिस्टर स्वामी रमन्ना हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम नीतीश कुमार की बात करें कि तो वहाँ से ललन सिंह बनाए जा रहे हैं और रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं उनको बनाया जा रहा है। आपको मैंने चर्चा की कि HD कुमार स्वामी मंत्री बनाया जा रहे हैं, जीतन राम मांझी मंत्री बनाया जा रहे हैं, चिराग पासवान खुद मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो मोटे तौर पे जो इनके मुख्य प्रमुख घटक थे, रक्षा खडसे मंत्री बनाई जा रही हैं। जो एक विवाद चल रहा है वो प्रफुल्ल पटेल को लेके और NCP के दूसरे नेता को लेके, मुझे लगता है कि वो तब तक संभाल लिया जाएगा जब अगला कैबिनेट विस्तार होगा। अब 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, लेकिन एक कैबिनेट विस्तार और हो सकता है। तो जो एक तरीके से जो मैं कहूं कि इस मंत्रिमंडल में पूरे भारत की छवि देखने को मिल रही है। केरला से एक गोपी जीते थे, वहां पे 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। उसके बाद अन्नामलाई चुनाव हार गए थे, तमिलनाडु से मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो मैं कहूं उसके बाद तेलंगाना से मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो इस बार पूरा जो गंगा जमुनी सरस्वती जो संस्कृति की बात होती है उसको जोड़ के ये कैबिनेट बनाया जा रहा है, जिसमें इन्फ्यूजन है एक्सपीरियंस और यंग ब्लड का। इसमें राजनाथ सिंह है, इसमें अगर खट्टर है तो इसमें नए लोग भी हैं, इसमें चिराग पासवान भी है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार चुनाव जीते और इसमें हर्ष मल्होत्रा भी हैं। तो एक तरीके से मैं कहूं कि पूरे भारत में जो संस्कृति है उसका सम्मिश्रण है। इसमें जतिन प्रसाद के भी वहां से मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मोदी ने एक बहुत सोच समझ के एक बैलेंस करके क्षेत्रीय अभी जो नाम आए काफी बैलेंस नजर आ रहे हैं। डॉक्टर कात्यान को भी इस डिबेट में अब मैं लाना चाहूंगा। डॉक्टर कात्यान, वार्म वेलकम टू यू, भारत एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका। अभी नामों पर तो लिस्ट पर तो कई तरह के रिएक्शंस आ ही रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार ये चला नहीं पाएंगे क्योंकि अब तक 1 मैन शो था। आप कैसे आकलन, आपका आकलन क्या कह रहा है? हम दोबारा आते हैं। डॉक्टर कात्यान मिश्रा बड़े जाने माने डॉक्टर तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे हम फिर से संवाद स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सुमैया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमैया जी लगातार चुनाव के दौरान कई फेजेज में भी हमारे साथ बैठी, तो अलग अलग कई टिप्पणियां हैं उनकी जो मुझे लगातार याद आ रही। बट इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके दावे बड़े मजबूत थे। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग ज़मीनी हकीकत के बड़े करीब थे जिस समय पर आप अपनी बातों को रख रहे थे। आपको पता था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है। अब उत्तर प्रदेश की जमीन पर समाजवादी पार्टी तो मजबूत हुई है, लेकिन इससे अलायंस को क्या फायदा होता है? केंद्र की राजनीति पर इससे क्या असर पड़ता है? आप लोग एक विपक्ष के तौर पर या मजबूत विपक्ष केंद्र में आप जो कांग्रेस के साथ में बैठेंगे उसमें अपनी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे याद है मैं काउंटिंग के ठीक एक दिन पहले आपके साथ थी और मैंने कहा था उस दिन आपके साथ ही कि मैं इस एग्जिट पोल का धुआं उड़ता हुआ देख रही हूँ, और वही हुआ कहीं ना कहीं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद दिलाया। मैं एक बात जो मेरे अपने हिसाब से यह है कि जिस वक्त में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला, सरकार वो बना रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी, लेकिन क्लियर मैंडेट नहीं मिला। इससे जो सबसे बड़ी हम अपनी जीत ये समझ रहे हैं कि जो हमने पीडीए का नारा दिया था जिसमें सारे लोगों को साथ लेके चलने की बात थी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, अगड़े पिछड़े पीड़ित जो भी लोग थे, उन सारे लोगों ने इसका मतलब, इस चीज का महत्व समझा
और ये अपना फैसला दिया जनादेश के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में लोगों को बेवकूफ बनाया। कम से कम यहाँ पर ये बात आई कि अब इनको बैसाखी की पूरी तरीके से जरूरत पड़ रही है। एक तो सबसे बड़ी जीत ये है हमारी। रही बात गठबंधन में क्या फायदा है क्या नुकसान है, देखिए बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, हमेशा बहुत सारी चीजों में नुकसान और फायदों से अलग हटके भी सोचना चाहिए। हमें ये पता है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कल हमारी मंजिल और करीब होगी, हम मंजिल के और करीब। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये सरकार बन रही है इसमें गठबंधन की सरकारें बनती रही हैं, और अगर हम भी बनाते तो गठबंधन में ही सरकार बनाते, इस वक्त जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर मैटर क्या है कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा कि 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा हज पे वहां पे। दूसरी चीज ये कि यूसीसी के मामले में कैसे ये सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। उसके अलावा अग्निवीर जैसा जो इनका वो था, उसके लिए ये कहां पर कैसे तैयार करेंगे इन लोगों को, क्योंकि अग्निवीर का तो विरोध है। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू इस पर हम करेंगे। अच्छा, मैं ये देख रहा हूं, चलिए मैं इस पर और बात करूंगा आपसे कि जब भी आप लोगों की मजबूती की बात होगी तो आप लोग इनकी कमी को बार, मैंने रत्नाकर जी को शुरुआत में ही कहा, जो अजय जी ने शुरुआत की थी, कि अब बार बार ये मुद्दा आएगा कि आपकी चुनौतियां क्या है, आपकी परेशानियां क्या है, ये मुद्दा उठाया जाएगा। डॉक्टर कात्यायन मिश्रा से हमारा संपर्क हो चुका है, तो डॉक्टर मिश्रा आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, पहले भी आपसे जब बात हुई तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि बेशक तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर अब नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, लेकिन क्या इस बार उनके सामने ये जो खींचतान की चुनौतियां हैं, चाहे मंत्रिमंडल का बंटवारा हो, चाहे बहुत यूसीसी है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका जिक्र अभी सुमैया जी ने भी किया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे सामने हैं जिनको लेकर डिसीजन मेकिंग में वो शक्ति नहीं रहेगी जो पहले रही है। अजय वर्मा जी के पास में आता हूं। अजय जी, क्योंकि लगातार आप लिस्ट में कई नामों का भी जिक्र कर रहे थे, और ठीक है आप लोगों को सदन में साथ ही बैठना है, आप विपक्ष में रहेंगे, वो सत्ता में रहेंगे, अलग चीज है, आप भी उनको टिप्स और ट्रिक्स दे सकते हैं। लेकिन अजय जी, ये लोग तो हमेशा से सनातन की बात करते आए, हिंदुत्व की बात करते आए, राम मंदिर का जिक्र करते आए, लेकिन अयोध्या में क्या हुआ सब जानते हैं। वाराणसी में भी लगातार कहा जा रहा है कि इस बार तो प्रधानमंत्री 10 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन वो मार्जिन भी कम हो गया। अब ये पिच कमजोर हो गई क्या बीजेपी की? अजय जी। जी, इस तो ये कमजोर थी। ये तो इनकी जो मित्र मीडिया है, इनके जो 11,000 करोड़ रुपए खर्च हमने उससे पूछा, डालकर इन्होंने रोक लगा दिया उस पर भी। एक की रिपोर्ट पूछने के लिए तो इन्होंने लगा दी थी, तो उसमें पता चला कि फोटो सेशन पर और मीडिया के नाम पर धीरज शर्मा जी, सभी हमारे साथी और सभी प्रेस वालों, आज आपके सामने पहला मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे पार्टी के युवा प्रेसिडेंट, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट मिस्टर धीरज जी की जिम्मेवारी हमने उनके ऊपर सौंपी है। उनका लेटर अभी आप सबके सामने हमने दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आगे के काम के लिए भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब दिल्ली आने का कारण ये है कि आपको पता है तीसरी दफ़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका वो सेरेमनी है। एनडीए का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक घटक है। जब लोकसभा की चुनाव हुए, वो चुनाव होने के बाद 2-3 दफ़ा एनडीए की मीटिंग हुई। शुरू में जो मीटिंग हुई उसमें मैं आ नहीं सका, मैं बम्बई में था, लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था। और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर है, जो नवनिर्वाचित होके आए हैं, उनकी एक मीटिंग थी। एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। डॉक्टर मिश्रा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये आपसे अवश्य जानना चाहेंगे कि अब जो भी सवाल उठ रहे हैं, अभी भी पैनल पर जितने मेहमान रहे, उनसे जितनी भी बात हुई, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से जितने प्रवक्ता मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि ये सरकार जो है आने वाले दिनों में कई चुनौतियों को देखेगी। मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर खींचतान होगी, NNN अब देखने को मिलेंगे, नीतीश, नायडू और नरेंद्र, ऐसे करके अब विपक्ष का अपना एक नैरेटिव सेट हो रहा है। लेकिन
ये बात सच है कि मोदी 3.0 जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 2 कार्यकालों के मुकाबले थोड़ा अलग रहने वाला है। किस तरीके से, क्या चुनौतियां होंगी, थोड़ा प्रकाश डालें। मैं स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम तो आज भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा दिन है। आज फिर से हम लोग तीसरी बार लगातार सुनेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा राष्ट्र हर्षित है, उल्लासित है, खुश है कि भारत में वापस लोकतंत्र की विजय हुई और एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब रही बात चुनौतियों की, तो हर सरकार के सामने नई चुनौतियां आती हैं। खास करके इस बार ये गठबंधन की सरकार है तो थोड़ी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन साथ में हमें ये भी मानना होगा कि भाजपा अपने दम पर एक बहुत सॉलिड विकेट पर है और अगर 16 और 12 सीटें लेकर अलग भी हो जाते हैं चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार, जो कि वो होंगे नहीं क्योंकि वो बहुत सुलझे हुए राजनेता है, उन्हें पता है कि इस समय भाजपा से, एनडीए से अलग होने में उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो वो अलग होने वाले भी नहीं है। और अगर वो अलग होते हैं तब भी इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बनती है। इसलिए भाजपा अपने आप में, एनडीए और भाजपा एक बहुत सॉलिड विकेट पर है। नई चुनौतियां निश्चित रूप से आएंगी, कुछ बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा और मैं मानता हूं कि ये बैलेंसिंग एक्ट भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि भारत का लोकतंत्र पहले लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन अब और लोकतांत्रिक होगा। फैसले ज्यादा ट्रांसपेरेंटली दिखेंगे, लिए जाएंगे और अच्छे और बुद्धिमान राजनेताओं के कारण सरकार और अच्छी चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर मिश्रा, अभी पिछले टेन्योर में कौन कौन से फैसले आपको लगता है कि गड़बड़ाए? अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कौन कौन से फैसले आपको लगता है कि और बेहतर हो सकते थे, और आने वाले दिनों में कौन कौन से बड़े वादे हैं जो बीजेपी की तरफ से खासतौर पर किए जा रहे थे, उस पर असर पड़ेगा इस नए गठबंधन का या इस नए तौर तरीके का सरकार के? अरे जी, मेरी बात अधूरी रह गई। अजय जी आएंगे ना, अजय जी एक एक करके बात पूरी हो जाए, आपकी बात को अवश्य लेंगे। जी बोलिए डॉक्टर। इसमें सबसे पहले जो मुश्किल आने वाली है भाजपा को वर्तमान समय में, वो आएगी जिस पर नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि मैं किसी भी कीमत पर मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी ओर टीडीपी के जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ था कि हम 4% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, तो ये एक मेजर मुश्किल मुझे लगता है आने वाले समय में आने वाली है। बाकी रही बात यूसीसी की, तो एनआरसी और यूसीसी पर मुझे लगता है कि दोनों ही दल एग्री करेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना, मुस्लिमों का आरक्षण, ये कुछ विषय हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सारे विषय सुलझा लिए जाएंगे जब हम ये बात करेंगे कि एनडीए। और इस वक्त जो एक बड़ी खबर आ रही है वो भी जल्दी से आपको बता दें, सोर्सेस के वाले से बड़ी खबर, सीसीएस वाले मंत्रालय अपने पास रखेगी भारतीय जनता पार्टी। वित्त, रक्षा, गृह और विदेश, आप समझिए देश की सुरक्षा से जुड़े जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो यही करते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, सोर्सेस के वाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी सीसीएस वाले मंत्रालय जो है वो अपने पास ही रखेगी। ये पहले से तय भी था रोहित, क्योंकि कोई भी सरकार, और खासतौर पर तब जब 240 के साथ आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, और सरकार में जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वो बहुत सारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और हम देखते हैं कि खासतौर पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बहुत गंभीरता से, बहुत अनुभवी लोगों के साथ में, और ख़ास तौर पर तब जो कि प्रधानमंत्री से सीधे जुड़े हुए लोग हैं उनको ही आप देते हैं, और बीजेपी अपने पास में ये मंत्रालय रखेगी। अब अजय वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच में जब कात्यायन जी कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता नंबर 2 की विचारधारा सुन रहा था। मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या है, जो कात्यायन जी थे, लेकिन विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं आपको अभी बता रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हार हुई है महाराष्ट्र में, जो हार हुई है देश में, और जो हार हुई है अन्य जगह में, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा है, गुस्से में संसद से एक तो अंबेडकर की, संविधान को ही खत्म करना चाहते थे, अंबेडकर की मूर्ति वहां से हटवा दी, महात्मा गांधी की मूर्ति हटा दी, और वीर शिवाजी की मूर्तियों को जो सालों साल से संसद में स्थापित थी उन्हें हटा के ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तो ये इस पे विचार होना चाहिए, पुनर्विचार कि आखिर ये क्या करें। दूसरा, आप जो कह रहे थे सीट कम नहीं आई, सीट तो इनकी 140 ही आई हैं। आप पूछिए कैसे 140 आई हैं, आप कहेंगे 240 आई हैं। देखिए 20 सीट तो ये ईडी की वजह से जीते, दूसरी 20 सीट आईटी की वजह से जीते, तीसरी 20 सीट सीबीआई की वजह से जीते, चौथी 20 सीट जीते ये
ऑपरेशन लोटस अडानी अंबानी की वजह से अब 5वीं 20 सीट जीते हैं ईसी की वजह से, तो 100 सीट तो इस वजह से जीत गए, वरना जितने और अगर ज्यादा आ जाती तो आप बाकी ईवीएम में जोड़ देते। ये आप कब इससे बाहर आएंगे अजय जी, कब आएंगे इससे बाहर? सुन तो लीजिए। अरे क्या सुने आपकी यही बात सातों चरण में सुनते रहे, इसके इतर कोई बात सुनने को नहीं मिली कांग्रेस की। आप इस मंच पर बैठे हैं, मैं तो आपसे कई बार कहता हूं अजय जी कि इसका सदुपयोग करें। आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आप ले दे के घूम फिर के वहां चले जाते हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जरा मेरी सुन तो लीजिए। सुनाइए आप, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं आपको। देश में, संसार में जो एग्जिट पोलों पे छवि खराब हुई है चैनलों की और पत्रों की और पत्रकारों की, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आप सियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, ऐसे कर देंगे, ये बना देंगे, वो करा देंगे। वो जिगे हारे हैं। भगवान श्री राम को जब इन्होंने कहा कि हम उनके जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं, नड्डा जी ने कहा कि भगवान के मनुष्यों के नहीं। मैं तो आपको अजय जी जब सुनता हूं तो मैं ये देखता हूं कि विपक्ष, अभी आप मुझे आगे आने वाले समय में किन किन मुद्दों पर विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलते हुए सुनना है, लेकिन आपने, क्योंकि कात्यायन जी, मैं आपको बता दूं, देश के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं डॉक्टर कात्यायन मिश्रा, और उनकी बातों से अगर आपको लगा कि वो बीजेपी के पक्षधर हैं या बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं तो उस पर वो स्वयं ही जवाब देंगे, सक्षम है। डॉक्टर कात्यायन मिश्रा, आप कुछ अगर कहना चाहें तो। हम लोग तो देशभक्त लोग हैं और स्वतंत्र रूप से राजनीति की विश्लेषण करते हैं। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई धन, किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन हम लोग निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रखते हैं और जो राष्ट्र हित में हमें ठीक लगता है उसे हम बोलते हैं, बोलते रहेंगे। और अभी जो मेरी बात अधूरी रह गई थी कि जो कॉन्टेशियस इश्यूज हैं, जैसे मुस्लिम आरक्षण का, मुझे लगता है जब हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जो हमारा आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का विचार है, तब 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। 5वीं तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो जब ये सारे विषय आएंगे तो मुझे लगता है कि जो विषय थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, मुझे लगता है उसमें भी सहयोगी दल भाजपा और एनडीए गठबंधन का साथ देंगे। मूल विषय है राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, और मुझे लगता है उस विषय में हमारी वर्तमान सरकार, एनडीए की सरकार कितना अच्छा काम पिछले 10 वर्षों में करती आई है। मुझे लगता है अगले 5 वर्षों में भी भारत उसी प्रकार से तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ेगा। रही बात ईवीएम की और ये वो सारी बातें, अगर ये 40 सीटें जीतते तो और ज्यादा जोर से उठाते। 99 सीटें जीत गए हैं तो थोड़ा कम उठा रहे हैं। और ये तो एजेंडा था मुझे लगता है शुरू से कि एक ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आपके पास आएंगे। सुमैया राणा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुए हैं। सुमैया जी, कुछ ही घंटों में, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 7:15। अजय जी वापस उंगली उठा रहे, वापस आएंगे सर आपके पास। सुमैया जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरीके से देख रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, शुभकामनाएं तो आप देंगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हम पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर को सुन रहे थे, उनसे पूछा कि आप शुभकामनाएं देती हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल, मैं तो शुभकामनाएं जो दूंगी वो देश की जनता को दूंगी, और जिन्होंने एक बहुत अच्छा मैंडेट दिया, और उत्तर प्रदेश की जनता को खासकर मेरा सलाम। और जो ये सरकार चलाने की आप बात कर रहे हैं, ये तो बात सही है कि मोदी 3.0 में चुनौतियां ज्यादा होंगी, क्योंकि अकेले मनमानी तो वो चला नहीं पाएंगे। जो चीजें अभी हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सही है कि इनकी विचारधारा से और ये जो 2 और की बैसाखियां हैं उनकी विचारधारा में कुछ फर्क है। क्योंकि अगर पिछले बयान देखे जाएं तो चंद्रबाबू नायडू ने क्या नहीं कहा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए। इसी तरह नीतीश कुमार जी ने तो ये तक कह दिया था कि कभी जिंदगी में उधर का रुख नहीं करेंगे। तो अब क्योंकि मजबूरी का सौदा है, और मजबूरी के सौदे, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, आम लोगों में भी बहुत दिन चलते नहीं है। मजबूरियां खत्म, सौदे खत्म। तो अब इस पर ये सरकार को आगे चला के ले जाना और उसी विचारधारा पे चला के ले जाना जिस विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का परसेप्शन रहा है, वो बहुत मुश्किल इनके लिए एक बड़ा टारगेट आ। सुमैया जी, आपको लगता है ये बड़ा चैलेंज है गठबंधन धर्म को निभाना? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है हमारे तो डीएनए में गठबंधन धर्म निभाना है। चलिए, वो पता नहीं कौन कौन से धर्म निभाने की वो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इन लोगों के साथ बहुत अच्छा इनका चल पाएगा, वो और बहुत दिन तक चल पाएगा। मुझे लगता है ये होगा। ठीक है, रत्नाकर जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। रत्नाकर जी, निभा पाएंगे, चल पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं, हमने अब तक देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कह दिया तो ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर भी कोई इफ एंड बट्स नहीं होते। लेकिन अब गठबंधन धर्म भी निभाना है, और जिस चीज का जिक्र अजय जी भी कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के पुराने बयानों का या नीतीश कुमार जी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स का, चैलेंज तो है शायद।
है ना? रोहित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 40 मिनट में बामुश्किल मुझे 10-15 सेकंड ही बोलने का समय दिया गया, तो मुझे जरा ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसको क्लैरिफाई करने का जरा समय देंगे तो ज्यादा अच्छा। सबसे पहले तो ये तमाम जो है आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए इन्होंने जो सीटें हासिल की हैं, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता या हमारी जहां पे भी सीटें कम हुई है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। विपक्ष ने ये कहा जनता से कि संविधान, हम 400 के पार अगर आते हैं तो संविधान को बदल देंगे, हम अगर 400 पार अगर हमारी सीटें आती हैं तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो है वो छीन लिया जाएगा। लेकिन ये शायद भूल गए प्रधानमंत्री जी का उन बयानों को जो प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने तमाम अपने मंचों से कहा कि हम न संविधान बदलेंगे न रिजर्वेशन हटाएंगे, और जो कोशिश करेगा रिजर्वेशन हटाने की, संविधान बदलने की, उसको करने भी नहीं देंगे। तो ये गलतफहमियां फिर भी ये लोगों के बीच फैलाते रहे। और देखिए इनको कभी एक जो विपक्ष होता है, विपक्ष हमेशा जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की कमियों को उजागर करता है और सरकार कहां पे उन कमियों को दुरुस्त करे उसकी बातें करता है। लेकिन इन्होंने अपने विपक्ष धर्म को जो है अपनाया नहीं। विपक्ष का धर्म जो है कहीं लोगों को गुमराह करना, लोगों को बरगलाना का काम नहीं है। जो इन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गुमराह किया है और बरगलाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जहां पर एनडीए गठबंधन की बात हो रही है और कह रहे हैं कि हम कमजोर हो गए हैं, तो मैं एक चीज से बता दूं कि ये जो हमारा गठबंधन था वो गठबंधन हमारा प्री पोल अलायंस था, कोई पोस्ट पोल अलायंस और स्वार्थ की राजनीति के चलते हमने गठबंधन नहीं किया है। पोस्ट पोल की भाई चलो हम कम हो गए हैं तो आप हमारे साथ आ जाओ, आपको ये मंत्री पद दे देंगे, वो मंत्री पद दे देंगे। ये हमारा प्री पोल अलायंस और नेचुरल अलायंस है। और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं वो हमारे पहले भी सरकारों में हमारे सहयोगी रह चुके हैं और पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। और ये इन्होंने अभी संसदीय जो दल के जो नेता जब चुने जा रहे थे तो देखिए टीडीपी के नेता ने किस तरह से अपनी आस्था जताई एनडीए सरकार में और किस तरह से प्रधानमंत्री नेतृत्व स्वीकार किया प्रधानमंत्री जी का। नीतीश बाबू भी खुल के बोले कि जो लोग ऐसे वैसे जीत गए हैं वो अगली बार जीतेंगे भी नहीं। तो ये अटकलें लगाना और लोगों को गुमराह करना कि 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी, 1 साल बाद, ठीक है, ये दो बड़ी आपने जो इसमें अभी जो रत्नाकर जी आपने बात कही है, आपने विस्तृत तौर पर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बात रख पाए, आगे बढ़े। और ये इस पर सुमैया जी, अजय जी कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बड़ी खबरें भी बीच बीच में बताते जाएं। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का ये कहना है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मुझे राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, मैं पहले कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, तो हो सकता है कि इस वजह से शायद वो आपको मंत्रिमंडल में ना दिखाई दें। बाकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी जैसे जैसे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत और ख़ासतौर पर एनसीपी और शिवसेना दोनों के लिए वो धड़े दो धड़े जो इस वक्त एनडीए के साथ में आए, दोनों के लिए प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। महाराष्ट्र ने उनको इस तरह से खारिज किया, इस तरह की राजनीति को। प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा है वो जरा सुनवा देते हैं पहले आपको। नहीं स्वीकार, हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को, हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि देखिए कोई बात सामने नहीं आई थी, लेकिन एक तरह से प्रफुल्ल पटेल ने, आप बेशक वो यहाँ पर कह रहे हैं कोई विवाद नहीं, कोई आपस में किसी तरह का मनभेद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बात साफ है कि इस तरह सार्वजनिक तौर पर शपथ ग्रहण के पहले अगर कोई जानकारी दी जाती है तो निश्चित तौर पर नाराजगी है। ये प्रफुल्ल पटेल ने इशारों में समझा दिया और उन्होंने इसका कारण बताया, एमओएस स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा था, वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। थोड़ा ये इससे आप बहुत सारे अंदाजे लगा सकते हैं, इसको और थोड़ा विस्तार से समझेंगे। लेकिन अभी इससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो रत्नाकर जी ने कही है वो ये कि एक तरीके से उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टेक यहाँ मजबूत था, संविधान और दूसरे मुद्दों पर लोगों को भटकाया गया, भ्रमित किया गया।
सुमैया जी, ये एक बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह का मैंडेट पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मिला, देखिए ये बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ये बात रखी, इसलिए इस मंच के जरिए मैं दोबारा रख रहा हूं, हालांकि आज शपथ ग्रहण का दिन है, कि वोटों के पोलराइजेशन का आपको जबरदस्त फायदा मिला है, कम वोट प्रतिशत का नुकसान जबरदस्त बीजेपी को हुआ है। ये एक अलग किस्म की राजनीति है जिसकी शुरुआत आपने कर तो दी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी दिशा जो है वो बहुत अलग देखने को मिलेगी। सुमैया जी। हाँ बिल्कुल, मैंने तो जब आपके ही चैनल पे शायद ये भी बात हुई थी कि ये कम वोटिंग का किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा या इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, तो भी मैंने ये बात कही थी कि ये इसमें जो नाराज वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो मुझे लगता है कि वोट करने नहीं जा रहा है और यकीनी तौर पर वो बीजेपी का वोटर था और उसका फायदा हमारे गठबंधन को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब जिन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा उन मुद्दों को गर्म रखा जाए, इस लोगों के अंदर इस बात की जागरूकता को पैदा करना और उसको बरकरार रखना होगा आगामी आने वाले चुनाव तक, इसलिए क्योंकि लोग फिर भटके ना, क्योंकि ये लोग फिर कोई ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं जिससे लोग धर्म के उसमें बह जाएं, कोई धार्मिक ऐसा उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस चीज को लेकर के सतर्क है और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव तक की इस तरीके की एक्टिविटीज में थे। ये सुमैया जी, मैं थोड़ा आपसे और इसको समझना चाहूंगा और साथ में डॉक्टर कात्यायन मिश्रा को भी मैं इसमें शामिल करता हूं। डॉक्टर मिश्रा, एक ये जो राजनीति अभी देखने को मिल रही है, आपको लगता है पोलराइजेशन की राजनीति का राइज हुआ? हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा विपक्ष की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ संविधान, आरक्षण, दूसरी चीजों को लेकर विपक्ष ने भी एक ऐसा आधार बना दिया जिसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो नतीजा है वो बहुत प्रभावित हुआ। ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, आपकी राय क्या है? अल्पसंख्यक वोट पोलराइजेशन हुआ। जो कुछ वोट मायावती जी को मिला करते थे अल्पसंख्यकों के और दलितों के, वो सारे वोट 10% के लगभग वोट वो पूरी तरह से शिफ्ट हुए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ। तो ये पोलराइजेशन बहुत खराब और बहुत खतरनाक ढंग से हो रहा है। ये पूरा पोलराइजेशन हो रहा है हिंदू मतों को विभाजित करने का, और मुझे लगता है ये भ्रम फैलाकर पहली बार समाजवादी पार्टी इसमें सफल हुई है। और भाजपा को अगले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास यही करना चाहिए कि इस तरह का पोलराइजेशन जो है जाति को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, संविधान खतरे में की बात करके जिस तरह का पोलराइजेशन किया गया, अगले 3 वर्ष तक भाजपा को जमीनी संघर्ष करना पड़ेगा ये गलतफहमियां दूर करने के लिए कि इस प्रकार का कोई पोलराइजेशन भारतवर्ष के लिए, देश की जनता के लिए ये पोलराइजेशन ठीक नहीं है। इससे मतभेद, हिंदू समाज के बीच में मतभेद बढ़ते हैं, जो नहीं बढ़ना चाहिए, उसे एक रहना चाहिए। ऐसा नहीं, मुस्लिम समाज भी हमारा समाज है, ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक समाज हमारा नहीं है, लेकिन इस तरह से हिंदुओं को विभाजित करना मुझे नहीं लगता कि देश के हित में ये बात हुई है। ठीक है, कात्यायन सर वापस आएंगे, अजय जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अजय जी तुरंत आ रहा हूं, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता के आपके पास पहुंच रहा हूं। मोदी कैबिनेट में गुजरात से 7 मंत्री हो सकते हैं, सोर्सेस के हवाले से खबर है। कैबिनेट में अमित शाह, सीआर पाटिल, मनसुख मंडाविया, एस जयशंकर और जेपी नड्डा भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है तो कई सोर्सेस के हवाले से ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं कि कौन कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उनके कैबिनेट में उनके साथ हो सकता है। ये नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। नड्डा एक बहुत दिलचस्प नाम होंगे अगर जेपी नड्डा आते हैं तो, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि पहले रह चुके हैं लेकिन बाद में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और अगर वो मंत्रिमंडल में नहीं होते तो कोई एक बड़ा चेहरा, बहुत सारे चेहरे दौड़ में हैं इसमें, अध्यक्ष पद की दौड़ में, तो आज अगर कोई मंत्रिमंडल में बड़ा चेहरा चूक जाता है, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, हालांकि कहना बड़ा मुश्किल है अभी कुछ भी, लेकिन कयासों का बाजार बहुत गर्म है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें शायद पार्टी की कमान मिल सकती है। अब नड्डा नहीं तो कौन पार्टी अध्यक्ष होंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और जब डॉक्टर कात्यायन बोल रहे थे तो अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सीधे रिएक्ट किया था उस समय पर सुमैया जी, कुछ बीच में बोल रही थी, हम सुन नहीं पाए थे। सुमैया जी, पोलराइजेशन की बात हो रही थी, आप ही की बात को आगे बढ़ाया, डॉक्टर कात्यायन ने एक बात रखी, पोलराइजेशन की राजनीति बहुत दिक्कतें पैदा कर सकती है, आने वाले समय में ठीक मैसेज नहीं जा रहा है। अजय जी के पास जाऊं उससे पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, मैं जिस पोलराइजेशन की बात कर रही थी डॉक्टर साहब उसके बिल्कुल उलट बात कर रहे थे। मैंने कहा कि जाति जनगणना की बात होती है तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बहकाया जा रहा है,
जब तक ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हिंदू खतरे में है, तब तक ठीक था, कोई पोलराइजेशन नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने और गठबंधन ने ये कहा कि हिंदू नहीं, पूरे समस्त देश खतरे में है और खासकर देश का संविधान खतरे में है जिससे हमें अधिकार मिले हुए हैं, तो आप बोल रहे हो कि हम लोगों को बहका रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी बात उन्होंने की। और देश के अंदर देश तब बचेगा और देश के लोग तब सुखी और संपन्न रहेंगे जब देश का संविधान बचेगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत मजबूत संविधान है और देश को बचाने, देश के संविधान के बचाने की शपथ को आप ऐसे नकार नहीं सकते हैं कि पोलराइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अजय जी भी हमारे साथ है। अजय जी, मैं रोहित बात कर रहा हूं, लगातार आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं और बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि आपने बहुत शानदार इस बार प्रदर्शन किया है, आपकी अपने ही पार्टी ने जो पहले प्रदर्शन किया उससे जबरदस्त प्रदर्शन किया और आपका भी अंदाज बिल्कुल शानदार है, आई लव योर स्माइल, और आपका जो मिमिक करने का अंदाज है शायद जनता को भी बहुत पसंद आता है अजय जी। लेकिन बार बार ये सवाल पूछ रहा है बीजेपी एनडीए अलायंस कि आप सेलिब्रेट किस चीज को कर रहे हो। अभी रत्नाकर जी ने भी जिक्र किया कि 2014, 2019 और अभी के आंकड़ों को भी आप मिला लें तो 240 नहीं पहुंच रहे आप। रोहित पोखरियाल जी अभी मैं सुन रहा था, हाँ जी, मुद्दों की बात पे आ रही थी कि साहब नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। पहले तो मैं ये बताऊं, देश संविधान से चलता है, नरेंद्र मोदी से नहीं चलता। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसियों को समानता का अधिकार भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस देता है या नहीं देता है? अजय जी, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री करते हुए ग्रैंड सेरेमनी के लिए राजघाट, ये सुबह की तस्वीरें हैं। प्लीज अजय जी आप बोलिएगा, ये तो सुबह की विजुअल्स है जो लगातार भारत एक्सप्रेस दिखा ही रहा है। प्रधानमंत्री जैसा हमने आपको बताया राजघाट भी गए थे, सदैव अटल भी गए थे। अजय जी प्लीज बोलिए अजय जी प्लीज। दो चीजें बहुत जरूरी है रोहित, बोलिए सर अजय वर्मा। एक तो टीडीपी के नेता नायडू साहब ने जो अपने मैनिफेस्टो में दे रखा है कि हम 4 से 10% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, नरेंद्र मोदी साहब का जो एजेंडा है वो चलने चाहिए। तो अब वो कह रहे थे कि जब तक मैं जिंदा हूं तो इस विषय में विचार करेंगे कि क्या वो मुस्लिम आरक्षण देश के लिए है या वो विदेश के लिए। तीसरा, जितने भी भक्त और अंधभक्त हैं भाजपा के, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 4 मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्षों को शपथ ग्रहण में, ये पॉलिटिकल विंडेटा है, इन्होंने बुलाया है। उन अंधभक्तों के और भक्तों के क्या बीत रही होगी जो कि मुस्लिम बुला लिए हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 500 बार पाकिस्तान, मुस्लिम और तुष्टीकरण, इतनी खिलाफत करी। और ये जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी, पर जो आप कह रहे हैं वो अपने आप में विरोधाभासी बात नहीं लग रही है कि एक तरफ बुलाया भी है, दूसरी तरफ बुलाने से भी दिक्कत है? नहीं, प्रधानमंत्री जी थे, ये बात किसने कही थी? ये मुजरा कराएंगे, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये टोटी चुरा कर आपकी मुसलमानों को दे देंगे, ये आपकी बिजली काट कर मुसलमानों को दे देंगे, ये आपका बैंक का पैसा निकाल कर भी औरों को दे देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी है मुसलमानों को आरक्षण नहीं होगा। भाई ओबीसी वाला थी अजय जी, उन्होंने ओबीसी में जोड़ा था, तो ये क्या आपका ऑफिशियल स्टैंड है कि दूसरे वर्ग का छीन कर किसी को देंगे? जस्ट क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये तो मोदी साहब कह रहे थे, हमारा तो ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। मोदी जी की तरह सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश नहीं चाहते। अब यही हाल नायडू और देखिए नीतीश कुमार की, कब तक इनकी, पहले 75 होते थे नीतीश कुमार के, अब बीजेपी के 74 हो गए, नीतीश कुमार 42 रह गए, अब 4 पे पहुंच जाएंगे, अपने में विलय कर लेंगे। ये तो एजेंडा है। तभी अरे सांसद आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए उनके, आप क्या बात कर रहे हैं? अभी आने वाले दिनों में उनका स्टेक मजबूत हो गया, उनके सांसदों की संख्या देखिए आज। अब तो खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है। और दूसरी, अभी मैं कह रहा था जो बैठे हैं कात्यायन साहब, अब नहीं है कात्यायन जी हमारे साथ, इसलिए रहने दीजिए, उन पर नहीं जाते हैं टिप्पणी। लेकिन रत्नाकर जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? रत्नाकर जी, मुखौटे चेहरे और सेल कंपनी के, ठीक है अजय जी, अब बाकी लोगों को भी शामिल कर लें। रत्नाकर जी, एक ये बड़ी अहम बात है कि बहुत सारी बातें चुनाव के दौरान ऐसी कही गई जो चुनावी तौर पर आप कह सकते हैं कि जुमला जिसको कहा जाता है, बहुत विपक्ष की तरफ से वर्ड यूज किया गया। और हम देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो चुनाव में प्रभावित करने के लिए उठाए जाते हैं। आपने जो बात कही समाजवादी पार्टी के लिए या विपक्ष के लिए, वो आप पर भी लागू होती है। बहुत सारे ऐसे बयान, और वो तो बड़े बड़े नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने ऐसे बयान दिए हैं जिनको लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि ये पोलराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए दिए गए।
प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं अजय जी को। ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री जी ने ये देखिए, यही इसी तरह से ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी